उत्तराखंड मतदान में नहीं आएगी कोई रुकावट, बर्फबारी में जारी रहेगी वोटिंग। एयर एम्बुलेंस से लेकर जेसीबी तक तैयार, चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान। देवभूमि में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 1183 लोग हुए संक्रमित, 15 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है, जहां उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1183 संक्रमित मिले हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इसी दौरान सीधे तौर पर 20,715 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 13 जिलों में 1183 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जहां देहरादून जिले में 369 और हरिद्वार में 73, उधम सिंह नगर में 87, चमोली में 94, अल्मोड़ा में 125, रुद्रप्रयाग में 104, नैनीताल में 62, पौड़ी में 77, पिथौरागढ़ में 52, टिहरी में 43, उत्तरकाशी में 48, चंपावत में 44 और बागेश्वर जिले में 5 संक्रमित मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर में मृतकों की संख्या 178 हो गई है, जबकि शुक्रवार को 4186 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर सीधे तौर पर 59,561 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वहीं उत्तराखंड कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल करने से कुछ कदम पीछे है, जहां लक्ष्य की तुलना में अब तक 18 वर्ष से ऊपर 92.2% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि लक्ष्य के 100% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो सीधे तौर पर कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है प्रदेश में, और 24 घंटे का जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डराने वाला है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 1183 संक्रमित मिले हैं, जबकि 15 मरीजों की सीधे तौर पर मौत हुई है। वहीं इसी दौरान 20,715 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 13 जिलों में सीधे तौर पर 1183 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार कोरोना को लेकर चाहे वो प्रदेश सरकार हो या प्रशासन हो, बैठकें कर रहे हैं, इन सबके बावजूद भी कोरोना पर रोकथाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। और वहीं अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, और अगर ऐसे ही कोरोना के मामले जारी रहे तो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धनराज, लगातार रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं, कोरोना को लेकर मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इसको लेकर वहां की जो सरकार है वो क्या कुछ कर रही है, और प्रशासन इसको लेकर क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड के जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे की बात करें तो 1100 से भी अधिक कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं, और साथ ही 15 लोगों की मौत भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। और जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड सरकार की यदि हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड सरकार इस समय कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी है, और इस ओर कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सरकार के जो दावे हैं वो लगातार ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण करने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और यदि बात करें स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि तमाम जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको कम करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो व्यवस्थाएं, यदि हम बॉर्डरों की बात करें तो बॉर्डरों पे चेकिंग अभियान लगातार जारी है, और जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। और साथ ही जिस तरह की जो नाइट कर्फ्यू की यदि हम बात करें, नाइट कर्फ्यू भी लगातार उत्तराखंड में जारी है, क्योंकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है। और पूजा, वहीं आपको ये भी बता दें कि यदि हम लापरवाही की बात करें, क्योंकि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं इसके सीधे सीधे जिम्मेदार जो है वो लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से हम बाजारों में देखते हैं कि लोग बाजारों में घूम रहे हैं,
मास्क नहीं लगाते हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड पर। जी धनराज, जब हम देखते हैं कि जब लोग लापरवाही बरतते हैं तो प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को सख्त होना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रदेश सरकार लगातार इस पर सतर्क बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस समय उत्तराखंड में चुनावी माहौल है, तो कहीं ना कहीं ढीला हवाली प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है। यदि बात की जाए दावों की, तो दावे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है और वो जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इन पर पूरी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि जो भी कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उनको सीधा कहीं ना कहीं उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो सरकार है वो चुनाव में ही बिजी रह जाती है या फिर अपने जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस ओर भी ध्यान देती है या नहीं देती है। पूजा, चलिए धनराज गर्ग, इस पर खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवभूमि में मौसम का कहर जारी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नैनी झील के जलस्तर ने तोड़ा है 23 सालों का रिकॉर्ड और इसी दौरान उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने तोड़े हैं पुराने सारे रिकॉर्ड। उत्तराखंड में 7 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी से राहत नहीं मिलती नजर आएगी। तो बड़ी जानकारी मौसम को लेकर आपको सीधे तौर पर दे रहे हैं, जहां देवभूमि में मौसम का कहर जारी है और इसी दौरान नैनी झील के जल स्तर ने 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगातार इसको लेकर प्रदेश में जो तस्वीरें हैं वो भी डराने वाली सामने आ रही है। तो लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका असर सड़कों से लेकर लोगों के घर तक सीधा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर चुनाव भी प्रदेश में नजदीक है, ऐसे में एक और कोरोना का कहर जारी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मौसम का कहर भी लोगों के बीच कहर बनकर टूट रहा है। अब ये देखना होगा इसको लेकर प्रदेश सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी। बहरहाल जो बड़ी जानकारी है वो आपको दे दें कि देवभूमि में मौसम का कहर लगातार जारी है। तो वहीं सीधे तौर पर हरीश रावत ने एक बार फिर से दलित कार्ड खेल दिया है। उन्होंने बोला है कि यशपाल आर्य में उत्तराखंड को संभालने की क्षमता है। दरअसल बीते साल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में भी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपनी राय रखकर दलित कार्ड खेला था। फिर हरदा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद राज्य में चीजों को थोड़ा बहुत हमने संभालने की कोशिश की। अब आगे के लिए यदि हम देखते हैं तो हमें केवल यशपाल आर्य ही नजर आते हैं। कौन कहां पैदा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि व्यक्ति में कितनी क्षमता है। कल के उत्तराखंड को और आज के इस कुमाऊं संभाग को संभालने की क्षमता और ताकत है। उनकी इस बात को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। वहीं बता दें कि उत्तराखंड में करीब 30% दलित वोट बैंक है, जिसका असर मैदानी सीटों पर ज्यादा है। दलित वोटर का उत्तराखंड की 20 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है, जो हार जीत तय करते हैं। ऐसे में हरीश रावत की इस बात का दलित वोटरों में कितना असर दिखता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर दलित कार्ड खेलकर रावत ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। हमारे सहयोगी संचित शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संचित, लगातार हम देख रहे हैं कि हरीश रावत विवादित बयान देते हैं, बड़े बयान देते हैं एक बार, जिसके बाद उन्होंने फिर से बड़ा बयान दिया। इसके क्या कुछ मायने हैं? एक बड़ा चेहरा है जिसको लेकर के लगातार जब हरीश रावत कोई बात करते हैं तो उससे राजनीति गर्मा जाती है। अब एक दलित कार्ड की अगर बात करें तो हरीश रावत ने साफ तौर पर बयान दिया है कि जो मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री रहे और वो यशपाल आर्य, वो अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो उनको लेकर के उन्होंने एक कार्ड खेल दिया, दलित कार्ड, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यशपाल आर्य के अंदर वो क्षमता है जो उत्तराखंड को संभाल सकता है। इसको लेकर के आप देखिए, अगर जब वो पंजाब के प्रभारी थे तो करणजीत चन्नी को उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया
तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को टारगेट किया गया है इस जरिए। और देखिए जो हरीश रावत है वो राजनीति के मंजे में खिलाड़ी है और वो जानते हैं कि किस व्यक्ति का किस वक्त इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने ये जो राजनीतिक कार्ड खेला है चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग आते हैं उनको सीधे तौर पर टारगेट करने के लिए उन्होंने बात कही है। और साफ तौर पर आप देखिए इससे जो दलित वोट बैंक है वो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। जी संचित, सीधे तौर पर ये देखा जाता है कि हरीश रावत चाहे पंजाब में हो या उत्तराखंड में हो, वो जाति की राजनीति ज्यादा करते हुए देखे जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से उन्होंने दलित कार्ड खेला है। इसको लेकर क्या कुछ महत्व दिखाई देता है? और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें खुद हरीश रावत की, तो कई बार वो खुद को महत्वता देते हुए दिखाई दिए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर जो राजनीति करती है उनका पैटर्न दूसरा है और जो बीजेपी राजनीति करती है उसका पैटर्न दूसरा है। बीजेपी साफ तौर पर जो कहती है कि उनकी जो राजनीति करने का स्टाइल है वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उसका। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो माइनॉरिटी है उनकी राजनीति करती है, लेकिन वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम पूरे हर वर्ग को साथ लेकर के चलते हैं, हम कोई किसी जाति या किसी जाति विशेष के व्यक्ति को टारगेट नहीं करते। साफ तौर पर आरोप लेकिन लगातार बीजेपी उनके ऊपर लगाती रहती है, लेकिन कांग्रेस इसको हमेशा से ही नकारती नजर आई है। और आप देखिए अभी कुछ दिन पहले एक विवादित बयान उनके पार्टी के जो नेता है उनकी तरफ से दिया गया है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे, जिसको लेकर के जो बीजेपी है लगातार वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवों की भूमि है, यहाँ पर गंगा है, यहाँ पर 4 धाम है, तो यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का कोई मतलब नहीं। हम लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो ये लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, तो इसको लेकर के राजनीति इस वक्त उत्तराखंड के अंदर गरमाई हुई है। लगातार जो मुद्दे हैं, जो दावे हैं और जो वादे हैं सरकार बनाने के, वो दोनों ही पार्टियों में। आप देखिए कि हरीश रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो साफ तौर पर कहते हैं कि 60 पार की बात हमारी पार्टी ने की और हमारी पार्टी 60 पार का जो नारा है उसको पूरा करेगी। चलिए संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की है। इन तैयारियों के तहत एयर एम्बुलेंस से लेकर जेसीबी तक का प्लान बनाया गया है। दरअसल सर्दियों में पहाड़ के कई जिलों में फरवरी मार्च में भी बर्फबारी होती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती मतदान कराने की है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि बर्फबारी के बीच मतदान को समय से कराने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। बताया कि जो बूथ तय किए जा चुके हैं वही मतदान होगा, इसमें बर्फबारी की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। इसी के साथ जहां ज्यादा खराब हालात होंगे वहां पोलिंग पार्टियों को जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक पोलिंग पार्टियां मतदान से 24 घंटे पहले रवाना की जाती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से 72 घंटे पहले उन्हें पोलिंग बूथों तक पहुंचाने की अनुमति ली है। यानी 3 दिन पहले बर्फबारी वाले पोलिंग बूथों तक पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी, और जिन पोलिंग बूथों में ज्यादा बर्फबारी की आशंका है वहां के लिए चुनाव आयोग ने धरातल पर भी मजबूत प्लान बनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को सुगमता से पहुंचाने के लिए जेसीबी, कट्टर, पीडब्ल्यूडी की टीम और इसी दौरान एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेंगी। जहां भी रास्ते में बर्फ रुकावट बनेगा उसे काटकर रास्ता साफ किया जाएगा। तो वहीं अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के दौरे पर हैं और इसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिशा में काफी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि कद्दन फसलें हैं उनकी नई नई किस्मों का आविष्कार हो, उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनका प्रसंस्करण बढ़े, उत्पाद निर्यात भी हो, देश की आवश्यकता को भी पूर्ण करें। और ये मिलेट्स
सामान्य और गरीब लोगों का भोजन ही इस मिलेट्स को हर भारतीय समारोह और दुनिया के समारोह में सम्मान पूर्वक थाली में स्थान मिले, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है। और इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट्स घोषित किया है। भारत भी उसकी तैयारियां कर रहा है। मैं समझता हूं आने वाला कल हम सबके लिए शुभ है। एग्रीसेट जिस दिशा में काम कर रहा है वह दिशा आने वाले कल में फलीभूत भी होने वाली है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सारा देश चिंतित है, सारी दुनिया चिंतित है और क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता वह निश्चित रूप से दुनिया में सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एग्रीसेट जैसे संस्थानों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मैं समझता हूं इस अवसर पर एग्रीसेट पूरे परिवार को यह संकल्प करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जो हमारे संस्थान की भूमिका है वो उस भूमिका को पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करेंगे और सिर्फ देश को ही नहीं दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने में हम सफल होंगे। एग्रीसेट के 50वें वर्ष के इस मौके पर मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। तो सीधे तौर पर बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी है, जहां उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम केजरीवाल रहेंगे और इसी दौरान 6 और 7 फरवरी को केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। तो सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को लेकर एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के चलते आज सीएम पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट पहुंचे। सीएम धामी डीडीहाट में बीजेपी प्रत्याशी बिशन सिंह का समर्थन करने पहुंचे। वहीं सीएम धामी जनसंपर्क करते भी इसी दौरान नजर आए। चलिए सुनते हैं कि आज डीडीहाट में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। रेला क्षेत्र में टनकपुर बुटे बागेश्वर रेल लाइन बन रहे और कतुक साल हो गया, 30-40 साल बुटे लगातार लोग जो है वो संघर्ष कर मचा। एक बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति लिए बन रहा है। कई लोग तो मैं है आज हमारे बीच में रह लेना गया, उन्होंने जीवन समाप्त होगी, लेकिन क्या सरकारें ले उतर पर ध्यान न दी। वो रेल लाइन खिला ले आज पूरी अगर तैयारी के लिए करे रही, लेकिन पैसा अगर जारी करे लें तो बोले हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 करोड़ रुपए जारी कर लेना ब्रॉड गेज में वो सर्वे काम शुरू होगी। उन वाले समय में ये रोड जो जम रहा है यहाँ बेटे धारचूल तक जा लिया और धारचूल बेटे फिर कैलाश मानसरोवर तक गया। ये रोड किनारे जो है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री जी गडकरी जी उन्होंने ये रोड है ये स्वीकृति प्रदान करेंगे। डिपू लेक तक जाने रोड, डिपू लेक तक रोड पूछ गए। एक तरफ बेटे उतर पर कुमाऊं बेटे गढ़वाल, गढ़वाल बेटे कुमाऊं, मैदान बेटे पहाड़, चारों तरफ रोडन को जोड़न काम, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला रोड हो। और अब एक अलग नया बजट में जैसे भारतमाला में रोड जोड़ना, उससे अब एक पर्वतमाला ने निकाला रही जटुगले हमारे ठुल मंदिर छन ठुल जगह जनक जाकर रोड न बन सकनी, वहां सब रोपवे बना और पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है वो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू वो जोड़ना काम हो गया। जैसे हमारे यहाँ ध्वज खंडेनाथ है, हरिका ध्वज खंडेनाथ घना की नाले, हम ये पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी जो नया बजट आयल दी रहा है वो बजट में इस प्रकार जो जतुगले स्थान छन उन स्थान जोड़ने की व्यवस्था हो गई। ध्वज खंडेनाथ में धर्मशाला के लिए दिसंदा पैस दी रहे विनोद सांझे
वो अभी दिया था हमने, वो बर्मा वाला ने मैच द कैच की वहां से ना धर्मशाला बनन से वहां टेंडर लागी वो। तो हर जगह जगह ज्ञात में बहुत चीज, चाहे मड़मालने छ, बटकेश्वर छ, या मड़मालने बटकेश्वर पंपिंग परियोजना 1 लाख टेंडर होगी, गरखा पेयजल योजना के लिए टेंडर होगी, चंडिका घाट से बुंगा छिन्ना पेयजल योजना 1 लाख टेंडर होगी, मड़मालने में मिनी स्टेडियम, रैसापाटा में मिनी स्टेडियम, नारायण नगर में मिनी स्टेडियम, एक सपन का पैसा आ गया, सपन का पैसा आ गया, सपन का टेंडर लग गई और चुनाव के बाद इन सब जो है सब काम पूरा हो जाए। और मैं बहुत सारा काम कर पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनू मुझे, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में बनू मुझे, एतरपल्ली मेडिकल कॉलेज, उतरपल्ली मेडिकल कॉलेज, यहाँ बेटे हवाई सेवा ले, और पूर्व कुमाऊं क्षेत्रों आप दिल्ली से जान पड़ कैसे इलाज करूं चुना, अगर एम्स सुविधा चाहिए तो ऊन वाले समय में ये सुविधा हम जो है यही रुद्रपुर में मिलने वाली है। या बेटे तुम टनकपुर जला, टनकपुर बेटे 1 घंटा में रुद्रपुर पुल जला, तो बढ़िया सड़क हो गए। और वहाँ एम्स की दिल्ली में सुविधा जान में कई बार हम वहाँ बेड मिलो न मिलो, वहाँ बुकिंग होली न होली, वहाँ हमारे इलाज हो पालो न हो पाल, यो हमारे मन में तमाम सिफारिश लगना बात ले, वहाँ लाइन में लगना बात ले, ये व्यवस्था हमारे मन में हो पाते। लेकिन आप ऊन वाले समय में ये व्यवस्था हमारे यही उधम सिंह नगर में किच्छा में होने वाली है, सारी सुविधा यही मिलने वाली है। एक अलावा क्योंकि मेरे मन में बोलने की ना बहुत इच्छा है, मैं यहाँ एक एक गांव घूम रही हूँ, एक एक जगह जा रही हूँ, नाम सुना बेटे मैं पैदल यही हो रही हूँ। आज मैंने यहाँ ऊना उन सपन का पल्ली यहाँ माटापुन महात्मा लगाया और आज मैल माता पिठा लगाया, वो मैल एक ले लगाया कि यू माट जब मैं पैदा हो रही हूं, मैं मातृभूमि छ, मातृभूमि जन्मभूमि और ये पार्टी भी मेरी मारी एक माँ छ। इन सपन ले मैं हमेशा हगिन बड़ों काम करी। आज मैं अपन सपन के बीच में आ रही हूँ, 5 महीने में मुख्यमंत्री रूप में मैं काम करी और 5 महीने में मैं कोशिश करी जो मैं एक माट में पैद हो गई हूँ, मैं 500-700 फैसला लिया। हमें सपन ले लिया नहीं बिशंदा ने हमारे दगाड़ से जो सयान आदिम है यो अदिल के लिए चाहे नाम सयान आदिम होंगे। तो एक सयान आदिम चाहिए से न चाहिए दगाड़ में, तो ये नया वलन के बीच में एक सयान आदिम चाहिए। तो जतुगले जो हमें योजना बना रखे हैं, हर गांव तक सड़क जाए, हर गांव पानी व्यवस्था हो, हर जगह इंटरनेट लगा लो। और 2025 में जब ये राज्य हमारे 25 सालों को एल हमारे राज्य 21 सालों से, और जब ये 25 सालों को तो यहाँ सब जगह जो पलायन हो रही, जग जग बेटे लोग नौकरी तलाश में है, दिल्ली जनान, बंबई जनान, अपन घर बेटे बिहार जनान। हमारी ये कोशिश है कि उन वाले समय में उनरा घर में, उनरा गांव में वहीं उन्होंने रोजगार मिलो, वहीं उन्होंने काम मिलो, हर क्षेत्र में वहीं उन्होंने स्कूल मिलो, वहीं उन्होंने अस्पताल मिलो, सारी सुविधाएं उन्होंने वहीं मिलो, रोजगार मिलो। अगर ये सब हो जाओ सब हमारा पलायन ले रुक जाओ, रोजगार जो बात से बेरोजगारी पूरे समाप्त हो जाएगी। एक ना हमें एक बहुत फुल प्लान बना रहे हैं, ये तो हमें फैसला लिया ना और सब फैसला हमें धरातल पर उतार रहे हैं। हमें आंगनबाड़ी बहनन से उन्होंने मानदेय बढ़ा, उन्हें पंखा बढ़ा, आशा सन उन्हें मानदेय बढ़ा, हमारा उपनला कर्मचारी सन उन्हें मानदेय बढ़ा, भोजन माताएं सन, पीआरडी जवान सन, उत्तराखंड आंदोलनकारी सन, हराम ग्राम प्रधान सन, उप प्रधान सन, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, सबन को अमल मानदेय बढ़ा है। ये फैसला इन्हीं में जो बिशंदा कुमरेन 700 फैसला सन, उन्हें 700 फैसला में इन फैसला लिखा है। एक अलावा एक काम है क्या कर रहा है,
जतुगले हमारा आमा बुबू सब आ रहे हम उन्होंने बतून चाहना कि पल्ली जो पेंशन थी ना, विधवा अवस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये पेंशन 1200 रुपए मिलेंगे। अब हमें उन्होंने 1500 करेंगे। जो तनख्वाह ने बढ़ा ली और केवल तनख्वाह ही ने बढ़ाई। अब घर में दुई छा आमले थे बुगले थे। अब बुबू तनख्वाह मिलन भाई अमा मिलन न भाई दुई ने लड़ाए होंगे घर में। कबर कबर बुबू जो है पूरी पेंशन ले आवे वो सब सड़क कर जाएंगे। अमा के मिलने ने फिर अब हमें के अमा बुबू अब तुम लड़ाई करने की जरूरत न है। अगर लड़ाई में मैं खत्म करना कि ना आ रही हूँ, जैसे हर सेक्टर में हमें लड़ाई खत्म करेगी। सब जगह बीचों का रास्ता निकालेगी, बीच में बाट निकाल गए। जब बाट न थे वाले बाट निकाली, एमएलए हम बाट निकाल ली। अब पेंशन दुगने मिले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।